हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट वे क्या है? ऑप्शन ए, यूज ऑफ फोर्सेप्स फॉर डिलीवरी। ऑप्शन बी, कंट्रोल्ड पेरिनियल मसाज। ऑप्शन सी, प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन डी, इमीडिएट एपिजियोटोमी। सबसे फर्स्ट हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, यूज ऑफ फोर्सेप्स फॉर डिलीवरी। यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम फोर्सेप्स को यूज करें डिलीवरी के लिए तो वहां पर हमारा पेरिनियल ट्रोमा या टीयर होने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, कंट्रोल्ड पेरिनियल मसाज। यह हमारा राइट आंसर रहेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जस्ट बिफोर डिलीवरी अगर हम पेरिनियल मसाज करते हैं तो इसकी वजह से जो पेरिनियम होता है उसका इलास्टिसिटी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ टीयरिंग रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अगर लेबर का सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग्ड रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, पेरिनियम पे प्रोलॉन्ग टाइम से प्रेशर रहेगा, तो इसकी वजह से भी हमारा जो पेरिनियल टीयर होने का चांस है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इमीडिएट एपिजियोटोमी। यह भी हमारा राइट आंसर की वजह से भी पेरिनियल टीयर ज्यादा हो सकता है, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल्ड पेरिनियल मसाज ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेरिनियल टीयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। निम्न में से कौन सा पेरिनियल टीयर का मोस्ट कॉमन टाइप है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? ऑप्शन ए, फर्स्ट डिग्री टीयर। ऑप्शन बी, सेकंड डिग्री टीयर। ऑप्शन सी, थर्ड डिग्री टीयर। ऑप्शन डी, फोर्थ डिग्री टीयर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फर्स्ट डिग्री टीयर। चलिए अब हम साथ में बात कर ही लेते हैं कि पेरिनियल टीयर की अलग अलग डिग्रीज क्या क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा फर्स्ट डिग्री टीयर। इसके अंदर क्या होता है, लेस्ट्रेशन हो जाता है वेजाइनल एपिथेलियम या फिर पेरिनियल स्किन ओनली। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड डिग्री पेरिनियल टीयर। सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है, पेरिनियल मसल्स के साथ इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पर एनल इंस्पेक्टर जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद आता है थर्ड डिग्री टीयर। थर्ड डिग्री टीयर के अंदर डिस्ट्रप्शन होता है एनल इंस्पेक्टर मसल के अंदर। थर्ड डिग्री टीयर को और सब डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी के अंदर। सबसे फर्स्ट है 3A। 3A के अंदर क्या होता है, लेस देन 50% थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्टर टोन होता है। 3B की बात करते तो इसके अंदर मोर देन थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्टर टोन होता है। 3C की बात करते तो इसके अंदर इंटरनल इंस्पेक्टर भी टर्न हो जाता है, तो वो हमारा 3C थर्ड डिग्री आता है। लास्ट आता है हमारा फोर्थ डिग्री। इसके अंदर क्या होता है, थर्ड डिग्री टीयर। थर्ड डिग्री टीयर जो है उसके साथ साथ क्या होता है, एनोरेक्टल एपिथेलियम जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री जो होती है पेरिनियल टीयर की उसे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ लीवोडोपा इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज के अंदर लीवोडोपा का क्या रोल होता है? ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस डोपामिन प्रोडक्शन इन द ब्रेन। ऑप्शन बी, इट ब्लॉक्स डोपामिन रिसेप्टर टू इंप्रूव मोटर फंक्शन। ऑप्शन सी, इट इज एन एंटीवायरल मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज। ऑप्शन डी, इट रिड्यूसेस द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस डोपामिन प्रोडक्शन इन द ब्रेन। चलिए अब हम देख लेते हैं लिवोडोपा के बारे में। लिवोडोपा एक प्रीकर्सर है टू डोपामिन, जो कि हेल्प करता है डोपामिन लेवल को ब्रेन के अंदर इंक्रीज होने में। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन डिजीज, जो कि हमने भी देखा है यह पार्किंसन डिजीज के अंदर इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इट इज टिपिकली कॉम्बाइंड विद कार्बिडोपा टू प्रिवेंट प्रीमैच्योर ब्रेकडाउन इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन। अगर हम बात करते हैं लिवोडोपा के, तो यह जो होती है वो कॉम्बिनेशन के अंदर हम देते हैं कार्बिडोपा के साथ में, जिससे क्या होता है कि हम प्रीमैच्योर ब्रेकडाउन होता है पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर, उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मोटर सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज का मोटर सिम्टम जो है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? ऑप्शन ए, ट्रिमर एट रेस्ट। ऑप्शन बी, डिस्फेजिया। ऑप्शन सी, हेमीपेरेसिस। ऑप्शन डी, एटेक्सिया। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, ट्रिमर एट रेस्ट। ट्रिमर एट रेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। यह स्टार्ट होता है वन लिम्ब या वन हैंड से और धीरे धीरे यह डिमिनिश होता है ड्यूरिंग वॉलंटरी मूवमेंट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी यानी कि डिस्फेजिया की, डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यह जो होता है हमें एडवांस पार्किंसन के अंदर देखने को मिलता है, यह मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर नहीं आता है। उसके बाद आता है हेमीपेरेसिस। हेमीपेरेसिस का मतलब होता है वीकनेस या पैरालिसिस ऑफ वन साइडेड ऑफ द बॉडी। यह हमें देखने को मिलता है स्ट्रोक या फिर कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो उसके साथ में, ना कि पार्किंसन डिजीज के साथ में। ऑप्शन डी की बात करते हैं एटेक्सिया की। एटेक्सिया यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। यह जनरली एसोसिएट करता है सेरिबेलर डिसऑर्डर के साथ, ना कि पार्किंसन डिजीज के साथ में। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर पार्किंसन का
अच्छा था, तो ऑप्शन ए ट्रिमर एट रेस्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू हेल्प चिल्ड्रन स्टॉप थंब सकिंग। चिल्ड्रन के अंदर स्टॉप थंब सकिंग के लिए हम कौन सी ऐसी थेरेपी है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ऑप्शन बी बिहेवियरल, ऑप्शन सी म्यूजिक थेरेपी, ऑप्शन डी हिप्नोथेरेपी। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का थंब सकिंग के अंदर रोल नहीं है, क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इफेक्टिव रहती है फॉर मैनेजिंग एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर। इट इज नॉट टिपिकली यूज्ड फॉर थंब सकिंग। बात करते हैं बिहेवियरल थेरेपी, यह हमारा राइट आंसर है। बिहेवियर थेरेपी मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव थेरेपी है थंब सकिंग के केस में, जिसमें जो होता है वो रिवार्ड सिस्टम सबसे पॉपुलर मेथड है। नेक्स्ट आता है म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी थंब सकिंग बिहेवियर में हेल्पफुल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिप्नोथेरेपी की। हिप्नोथेरेपी बहुत कम केसेस में बिहेवियर चेंज करने के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी जो है हमारी जनरली प्रेफर्ड की जाती है थंब सकिंग के केस में, क्योंकि यह डायरेक्टली बिहेवियर को टारगेट करती है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर कोई चिल्ड्रन थंब सकिंग वाला कर रहा है और उसे स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमारी जो थेरेपी यूज में ले जाती है वो है ऑप्शन बी बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इवेंट डज नॉट हैपन इन ए बेबी आफ्टर बर्थ। बेबी के बर्थ के बाद कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि नहीं होता है? ऑप्शन ए क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवल, ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसस, ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ऑप्शन डी क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ओवल का क्लोजर। यह हमारा राइट है, क्योंकि फोरामेन ओवल क्लोज होकर बनाता है फोसा ओवलिस। उसी तरह से बात करते हैं क्लोजर ऑफ डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस के क्लोज होने से बनता है हमारा लिगामेंटम वेनोसम। उसी तरह से ऑप्शन डी की बात करते हैं क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज होकर बनाएगा लिगामेंटम आर्टेरियोसम। सो इस तरह से अब बच जाता है हमारा ऑप्शन सी, वो हमारा राइट आंसर है। अगर हम बात करते हैं आफ्टर बेबी के बर्थ के बाद, तो क्लोजर ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है वो एक इवेंट नहीं है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी इन्वॉल्व होता है रेगुलेटिंग द डाइजेस्टिव प्रोसेस बट डज नॉट अंडरगो ए सिग्निफिकेंट क्लोजर और ओपनिंग इवेंट इन रिस्पॉन्स टू बर्थ इटसेल्फ। क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी इन द अर्ली स्टेज। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि सैलिसाइलेट की जो टॉक्सिसिटी होती है उसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अर्ली स्टेज के अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन बी टिनाइटस, ऑप्शन सी हाइपरथर्मिया, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टिनाइटस जो होता है वो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है अर्ली स्टेज के अंदर सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी का। अगर हम यहाँ चारों ऑप्शंस की बात करते हैं, टिनाइटिस, हाइपरथर्मिया और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, यह तीनों ही हमारे अर्ली स्टेज के अंदर देखे जाने वाले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। लेकिन जो कोमा है हमारा, वो हमें सीवियर टॉक्सिसिटी के अंदर और लेटर स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब हम साथ में यह भी देख लेते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और इसी के साथ ही सीवियर टॉक्सिसिटी के अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे माइल्ड टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी। उसके अंदर होगा नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, डिहाइड्रेशन, हाइपरवेंटिलेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, टेकिकार्डिया, डेफनेस, टिनाइटिस यानी रिंगिंग साउंड इन ईयर्स और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यह सारी चीजें जो है हमें माइल्ड टू मॉडरेट सैलिसाइलेट के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह से हम देखेंगे सीवियर टॉक्सिसिटी। सीवियर टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होगा, हमें माइल्ड टू मॉडरेट वाले सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ ही हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन, कोमेटोस, सीजर्स, पल्मोनरी एडिमा और कार्डियक अरेस्ट, यह सारे सिम्टम्स भी हमें सीवियर टॉक्सिसिटी के साथ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर यूजिंग लोराजेपाम। लोराजेपाम को यूज करने के लिए निम्न में से कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा? ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन सी माइल्ड एंजाइटी, ऑप्शन डी सीवियर हेडेक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन जो है हमारा, वो लोराजेपाम को एडमिनिस्टर करने के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। चलिए अब हम इसका साथ में रेशनल भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट, लोराजेपाम शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट्स विद अल्कोहल एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया था। अब यह क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि जो हमारा अल्कोहल है वो सीएनएस डिप्रेसेंट है। इसी के साथ ही जो लोराजेपाम है वो हमारा बेंजोडाइजेपिन ग्रुप का ड्रग है, और बेंजो जो होती है वो भी सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह काम करती है। अल्कोहल और बेंजोडाइजेपिन दोनों ही सीएनएस डिप्रेसेंट हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इसका सेडेटिव इफेक्ट है वो एनहांस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें एक डेंजरस लेवल का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा और डेथ तक भी देखने को मिल सकती है।
इसीलिए अगर एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है तो वहां पर हमें लोरासिपाम को यूज में नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप का कौन सा एन्यूरेसिस देखने को मिलता है? ऑप्शन ए प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, ऑप्शन बी सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, ऑप्शन सी डायर्नल एन्यूरेसिस, ऑप्शन डी मिक्स्ड एन्यूरेसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। अगर हम बात करते हैं एन्यूरेसिस की क्लासिफिकेशन की तो यह दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है डायर्नल एन्यूरेसिस और दूसरा आता है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। डायर्नल यानी कि डे टाइम और नॉक्टर्नल यानी कि नाइट टाइम। यहाँ पर जो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर डिवाइड किया गया है। प्राइमरी यानी कि 6 मंथ तक उसका बिल्कुल भी ड्राइनेस हमने नहीं देखा है, बेड वेटिंग कंटिन्यू है, उसे हम प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मतलब ड्राइनेस हमने उस चिल्ड्रन के अंदर 6 मंथ तक देखी है और उसके बाद फिर से बेड वेटिंग स्टार्ट कर रहा है, तो उसे हम सेकेंडरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं। इसीलिए हम चिल्ड्रंस के अंदर जो कॉमनली देखने को मिलता है वो रहता है हमारा प्राइमरी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन सैलिसाइलिक टॉक्सिसिटी। सैलिसाइलिक टॉक्सिसिटी के अंदर यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल का कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा। ऑप्शन ए इंजेक्शन ऑफ सैलिसाइलेट लेस देन 1 over ago, ऑप्शन बी द पेशेंट इज अवेक एंड अलर्ट, ऑप्शन सी द पेशेंट हैज एन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ऑप्शन डी द पेशेंट इज वॉमिटिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर पेशेंट का अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है फॉर द यूज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी के अंदर। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं इंजेक्शन ऑफ सैलिसाइलेट लेस देन 1 over ago, एक्टिवेटेड चारकोल जो रहता है वो विद इन 1 to 2 hours ऑफ इंजेक्शन जो रहता है यह ज्यादा इफेक्टिव रहता है, तो यह कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द पेशेंट इज अवेक एंड एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है अगर पेशेंट अवेक और अलर्ट है तो वहां पर यूज करना सेफ रहता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन जो है वो कम रहता है। वहीं अगर हम बात करते हैं द पेशेंट हैज एन अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, अगर मेंटल स्टेटस अल्टर्ड है तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है अगर हमने एक्टिवेटेड चारकोल को एडमिनिस्टर किया तो। उसी के साथ ही हम बात करते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के केस के अंदर यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं रहता है। वॉमिटिंग की वजह से जो इसका एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस है वो हमें कम देखने को मिलेगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।